हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक लॉन्ग टाइम के बाद मुझे फिर से अवसर मिला है, मुझे मौका मिला है कि मैं आप लोग के लिए कुछ डिफरेंट करूं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देना चाहता हूं कि ये हमारा नया चैनल है। इसमें हम लोग स्पेशली जितने सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं उसका थॉरोली स्टडी करने वाले हैं। और जैसे कि बच्चे तैयारी करते हैं तो बच्चों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, किस टॉपिक में तैयारी करें, प्रिसाइज वे क्या होना चाहिए। और एक होता है कि मेहनत कर रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पर पता नहीं है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या किस किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आप स्पेशली अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्टडी का लेवल कैसा होना चाहिए, और अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आइए, बहुत ही हर्ष के साथ कह रहे हैं कि हम लोग नए सिरे से स्टडी की शुरुआत कर रहे हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ये हमारा नया चैनल है। अगर विद्यार्थी मुझे पुराने समय से जान रहे हैं और पिछले चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि हम लोग स्टडी का पैटर्न किस तरह से रखते हैं। तो इस चैनल में आपको रेगुलर कंटेंट मिलते रहेगा, पर डे कंटेंट आपको मिलेगा। आप उसके नोट्स बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पुराने लेक्चर्स तो पुराने चैनल्स में, हालांकि डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक दे दूंगा। फिर भी ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता हमने देखा कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, कहीं ना कहीं इसके उदय में क्या क्या कारण थे, सभ्यता में कौन कौन सी चीजें थी, कौन से पुरातात्विक स्थल कहाँ पे स्थित थे, उनके खोजकर्ता कौन थे, उनसे होकर कौन सी नदियां बहती थी, खान पान, रहन सहन, मनोरंजन, साधन संसाधन, सारी चीजों को हमने प्रिसाइज वे में पढ़ लिया है। अब बात होता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ, इसका कारण क्या है। इसका तो कोई एग्जैक्ट कारण है नहीं। कारण ये है कि ये इतनी पुरानी सभ्यता है कि उस समय में तकनीक उतनी विकसित थी नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका जो स्क्रिप्ट था, लिपि जो थी, जिसे कहीं कहीं अज्ञात या भावचित्रात्मक कह दिया गया है, तो ये जो लिपि है ना, तो इस लिपि के विषय में आज तक किसी को पता नहीं, इसका स्क्रिप्ट पढ़ा ही नहीं गया। अगर पढ़ लिया जाता, अगर इसकी जानकारी हो जाती, तो फिर एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता था, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो हम इस सभ्यता के बारे में इतना ही कह सकते हैं कि भारत भूमि पर एक सबसे प्राचीन सभ्यता एग्जिस्ट करती थी, जिस सभ्यता के बारे में हमें कुछ जानकारियां प्राप्त हैं और कुछ जानकारियां अधूरी हैं। और वो सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ होगा, भूखमरी से हुआ होगा, नदियों में आए उफान से हुआ होगा, और भी कई कारण हो सकते हैं। अल्टीमेटली कारण की तो कमी नहीं है। कुछ लोगों का इतना भी कहना था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन आर्यों की वजह से हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली पतन कैसे हुआ, सभ्यता खत्म कैसे हुई, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पर हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि आर्यों के आक्रमण से या आर्यों के आगमन से ही अगर हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, तो फिर कौन सी सभ्यता आई और आर्यों ने कौन सी सभ्यता स्थापित की, और उस सभ्यता का क्या स्पेशलिटी क्या था उस सभ्यता में। कुछ तो विशेषता होगी जो इस सभ्यता पतन हो गई, उसकी जगह पे दूसरी सभ्यता स्टेबल हो गई। तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्पेशली फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टडी करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो पतन हो गया और उसके बाद एक सभ्यता अस्तित्व में आई, जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और आज का हमारा कंटेंट है कि वैदिक सभ्यता पे आपको पहला लेक्चर दिया जा रहा है। आप जैसे वीडियोस में आगे बढ़ेंगे हम लोग, आपको कंटेंट मिलता जाएगा। पूरा इंडियन हिस्ट्री, चाहे वो एंशियंट हो, मेडाइवल हो, या फिर आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो, इसको हम लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे ब्रीफ नोट्स के साथ। अगर आप लोग व्हाट्सएप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़े हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स के कंटेंट भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं वैदिक सभ्यता, यानी कि ऐसी सभ्यता जिसके बारे में हमें जानकारी भी है, जिसकी लिपियों का हमें ज्ञान भी है, और साथ साथ में ऐसी सभ्यता जो आज के वर्तमान स्थिति में जो भारतीय समाज की बहुल संस्कृति जिसको अपना रही है, उसका पूरा आधार ही वैदिक सभ्यता है। एक तरह से कह लीजिए कि ये सभ्यता हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली हम लोग जो भी कर रहे हैं आज, जितने सारे देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कि भारत का जो बहुसंख्यक समाज है जिस पद्धति को अपना रहा है, जिसमें चल रहा है, तो उसका जो पूरा स्क्रिप्ट है, प्रोसेस है, ये सारा चीज आपका जो है वो वैदिक सभ्यता से ही डायरेक्ट उठाया गया है। क्योंकि इस सभ्यता के बारे में हमें कंप्लीट जानकारी है, और ये सभ्यता हमें ये भी बताती है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन का आधार क्या होना चाहिए।
इवन सभ्यता में ये भी आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इस चीज का भी उल्लेख मिलता है कि मरने के बाद आपके साथ साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। हालांकि हमारा मॉडर्न साइंस जो है वो इस चीज को मानता ही नहीं कि मृत्यु के बाद भी कुछ होता है या बॉडी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हो सकता है। इसको तो हमारा मॉडर्न साइंस मानता ही नहीं, डिनाई कर देता है। पर सभ्यता में कहीं ना आप आगे जाकर पता चलेगा कि कहीं ना कहीं ये सभ्यता जो है वो कहती है कि भाई मर गए तो मर गए, तो उसके बाद भी आपके साथ कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट्स चल रहा है ना। तो उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सभ्यता को पढ़ेंगे, सभ्यता के एक एक खंड को पढ़ेंगे, समाज के बारे में जानेंगे, विशेषताओं को जानेंगे। वैदिक सभ्यता में वेद से आया वैदिक सभ्यता, और कितने वेद थे तो 4 वेद। 4 वेदों की विशेषता क्या थी, एक एक वेद को हम लोग एक एक लेक्चर में अच्छी तरह से कंप्लीट करेंगे। राइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। ये जो सभ्यता थी, अगर इसके समय की बात करें तो इसका जो समय था वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का था। मैंने जैसे आपको बताया था कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय हम लोग ईस्वी पूर्व लेते हैं और बाद का समय को ईस्वी लेते हैं, जिसको रेस्पेक्टिवली हाँ इंग्लिश में कुछ बीसी और एडी करके टर्म किया जाता है। और आजकल तो मॉडर्न एरा में बहुत सारे नए नए टर्म्स का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो उन सारे टर्म्स को भी जानेंगे। पहले तो अभी हम लोग कंसेप्ट यहाँ पे रखते हैं कि समय क्या था वैदिक सभ्यता का। तो समय अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स, तो आप कहिएगा सर 1500 से लेकर 600 बीसी तक का, यानी ईस्वी पूर्व तक का समय था वैदिक सभ्यता का। ये वैदिक सभ्यता जो थी, इसे अगर हम लोग बांटना चाहें, इसके कितने पार्ट थे। ठीक है, तो अगर पार्ट की बात करें तो 2 पार्ट में इसको हम लोग बांट सकते हैं, एक ऋग वैदिक सभ्यता और एक उत्तर वैदिक सभ्यता। कहीं कहीं इसको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के नाम से भी टर्म किया गया है। तो आप ऐसा कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सभ्यता और काल कुछ अलग अलग चीजें नहीं, इन्हीं के बारे में अलग अलग कहा गया है। तो ऋग वैदिक सभ्यता जो है, इसका जो समय है वो लगभग 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का है। यानी कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक जो सभ्यता चली, जो एग्जिस्ट किया हमारे देश में, उस सभ्यता को हम लोग ऋग वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। राइट, और उसके बाद जो सभ्यता विकसित हुई वो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, जो 1000 से लेकर लगभग 600 ईस्वी पूर्व तक का समय हम लोग निर्धारित कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली कुछ नहीं होता है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली स्टडी में, इस हिस्ट्री में जब स्टडी करते हैं ना, तो अप्रोक्सीमेट हम लोग किसी भी टाइम ऑफ एरा को लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो अप्रोक्सीमेटली इसका जो समय था वो लगभग 1000 से लेकर 600 बीसी तक का था। समझ में आ रहा है आपको? अब इस सभ्यता की विशेषता क्या थी, फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि हड़प्पा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा आपको पता चल रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी सभ्यता थी। एक मॉडर्न सोसाइटी था, शहर था, नगर नियोजन की कुछ स्पेशल व्यवस्था थी, पानी जल संसाधन, इसकी एक अलग स्पेशलिटी थी वहां पे। पर ये जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, वैदिक सभ्यता का जो आधार था वो ग्रामीण था, बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी और परिवार को लेकर चलने वाली सभ्यता। और कैसा परिवार भाई, पितृसत्तात्मक परिवार, जहाँ पे पिता प्रधान होगा, ऐसी सभ्यता थी जहाँ पे पिता को क्या माना जाए, प्रधान माना जाए, हेड माना जाए। इससे पहले हमने हड़प्पा में देखा कि मातृसत्तात्मक थी। हो सकता था कि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि वहां पे स्त्रियों का महत्व कुछ ज्यादा ही होगा। तो यहाँ पे ये ग्रामीण सभ्यता थी। तो इनका व्यवसाय क्या था, अगर पूछे ये क्या करते थे, तो इन हड़प्पा सभ्यता में और इसमें एक ही सिमिलरिटी है इनके व्यवसाय में। यहाँ भी इनका व्यवसाय क्या है, कृषि और पशुपालन, वहां भी वही था। पर स्पेशली आप अगर बात कीजिएगा वैदिक सभ्यता की, तो वैदिक सभ्यता में आपको याद रखना है कि पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दीजिएगा, पशुपालन को, उसके बाद कृषि को। ठीक है, तो इन डिटेल्स हम आपको बताएंगे कैसे पशुओं को पाला करते थे। जैसे कि हमने हड़प्पा में बताया था कि कुत्ते पाला करते थे। ठीक है, और भी अलग अलग पशुओं के साक्ष्य मिले, हालांकि कुछ पशुओं के साक्ष्य तो मिले ही नहीं है, है ना। तो बात करेंगे। ठीक है, जैसे घोड़े के साक्ष्य हड़प्पा से नहीं मिले, पर किसी स्थान पे घोड़े के कंकाल के निशान मिले हैं, खिलौने टाइप की चीज मिले, हमने पढ़ाया था आपको, है ना। तो यहाँ पे पशुपालन और कृषि मुख्य व्यवसाय था। अगर बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता, तो ये वेद से आया। वैदिक सभ्यता आया किससे, तो भाई वेद से आया है वैदिक सभ्यता। ठीक है, और वेद जिसको वेदा कहते हैं वो 4 है। ठीक है, कौन कौन से वेद हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। क्या क्या कहेंगे? फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। अब आपसे पूछेगा कि इन वेदों की रचना किसने की? भाई किसी ने तो इसका स्क्रिप्ट लिखा होगा, है ना? तो इन वेदों की जो रचना है वो कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास ने की थी। वेद व्यास इसके रचनाकार थे, जिसे कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग आज जिस पे फोकस करने वाले हैं वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का एक प्रिसाइज वे में हम लोग एक इंट्रोडक्टिव वे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऋग्वेद था क्या, है ना? तो ऋग्वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है, इतना जान लीजिए, जितना भी वेद हम लोग पढ़ेंगे, चारों वेद जिनके बारे में बताया, तो सबसे पुराना वेद है और इस वेद के नाम पे एक काल एग्जिस्ट करता है जिसको ऋग्वैदिक काल के नाम से टर्म किया जाता है, राइट? तो ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो ऋग्वेद में स्पेशल है क्या, किस चीज के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है? तो सबसे पहले याद रखिएगा ऋग्वेद में, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को अगर एक साथ हम लोग लेते हैं तो इसको त्रयी करके टर्म किया जाता है। क्या टर्म किया जाता है? त्रयी कह के, 3 त्रयी, कुछ मिलता जुलता आपको समझ में आ रहा होगा। तो कौन कौन सा वेद त्रयी कहलाएगा? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अगर तीनों को एक साथ ले ले तो वो क्या हो जाता है भाई? त्रयी हो जाता है, राइट? और अथर्ववेद जो है इसको नवीनतम वेद कहते हैं, सबसे नया वेद है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद में क्या है? तो देवी देवताओं के मंत्र का संग्रह है। भाई हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, घर में पूजा पाठ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पूजा के समय हम लोग देवी देवताओं के सामने अर्चना करते हैं, मंत्र को उच्चारण करते हैं। तो स्पेशल आप देखते होंगे कि अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ना, कि ये देवी देवता इस मंत्र से खुश हो जाएंगे, ये देवी देवता इस मंत्र से खुश हो सकते हैं, राइट? तो वही विशेष प्रकार के मंत्र जो हैं विभिन्न देवी देवताओं का, उनका संग्रह किसमें मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऋग्वेद में हमको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? साथ में क्या है, अगर कहा जाए कि इसके रचनाकार, मैंने पहले ही कहा कि वेद व्यास इसके रचनाकार हैं, वेद व्यास ने इसकी रचना की थी। अब ऋग्वेद को हम लोग अलग अलग पार्ट में, इसके स्टडी को इजी करने के लिए अलग अलग पार्ट्स का इसका स्टडी करते हैं, राइट? तो ऋग्वेद में है क्या स्पेशलिटी, है क्या स्पेशलिटी, है क्या इसमें? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं, ठीक है? जैसे कि संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें आर्टिकल्स पढ़ते हैं, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, सेक्शंस पढ़ते हैं, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली स्टडी कर सके, इसके पार्ट को पढ़ते हैं। तो अगर आप ऋग्वेद को पढ़िएगा तो ऋग्वेद को इजी मेथड में पढ़ने के लिए इसको अगर पार्ट वाइज डिफरेंशिएट करें हम लोग तो क्या क्या मिलेगा आपको? तो भाई 10 मंडल है, कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, ठीक है? इनके बारे में फर्दर डिस्कस किया जाएगा कि क्या है ये सब। और मंत्रों की संख्या कहें तो 10,462 मंत्र आपको कहाँ पे मिलेंगे? ऋग्वेद में मिलेंगे। मंडल की संख्या 10 है, जिसमें से सातवां मंडल जो है, सातवां मंडल जो है वो सबसे पुराना है, जिसे वंश मंडल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल कौन सा है भाई? तो सातवां मंडल है। कितना? सातवां मंडल। और इस मंडल को हम लोग वंश मंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे नवीनतम मंडल कौन सा है? तो 10। याद रखिएगा 10वां मंडल जो है 10th, वो सबसे नया मंडल है। याद रहेगा आपको? सिंपल जानकारी है जो रिपीटेडली इससे फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं आपके, अगर आप क्लास में हैं, आपको थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करना। पहले तो आप इस बात को जानिए कि इस वेद में है क्या, क्या पढ़ना है ना? क्या कौन सा टर्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन टर्म्स को पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। बाद में फिर आपको एकदम आराम आराम से इसकी पूरी जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो 10वां मंडल जो है वो सबसे नया है। अगर पाठक, अगर आप ऋग्वेद पढ़ते हैं, कोई भी पाठक है जो ऋग्वेद को पढ़ता है, तो उस पाठक को क्या कहेंगे? उस पाठक को कहेंगे हम लोग होत्री। क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। ऋग्वेद को पढ़ने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? होत्री कहलाता है। होत्री का अर्थ क्या निकालिएगा? होता। होत्री का अर्थ होता है होता, होता ही इसका अर्थ है। नवा मंडल जो है वो सोम को समर्पित है। इससे क्वेश्चन लगातार बना है कि नवा मंडल भाई किसको समर्पित रहता है ना? तो आप कहिएगा कि नवा मंडल सोम को समर्पित है। सोम एक देवता है ऋग्वेद में जिसका वर्णन मिलता है। हो सकता है इसका जो वर्तमान कंपैरिजन है कहीं ना कहीं इस चीज को मतलब
चंद्रमा से कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र का उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा। 10वां मंडल है और उसका एक सूक्त है पुरुष सूक्त, उसमें किस चीज का उल्लेख मिलेगा आपको? शूद्रों का उल्लेख मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, ऋग्वेद की जो समानता है, इसको मतलब कंपेयर करके देखा गया है कि इसकी बातों में समानता पाई जाती है। ईरानी ग्रंथ है जिसका नाम है जेंद अवेस्ता। ईरान का एक ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता, और ऋग्वेद जो है उसमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज जो है वो मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया। यहाँ पे आप लोग मिस्टेक कीजिएगा कि आपको जब भी पवित्र नदी की बात करें तो आप कहीं ना कहीं कहिएगा कि भाई गंगा सबसे पवित्र नदी है ना, पर ऐसा नहीं है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को कहा गया है। वर्तमान में तो ये नदी हालांकि लुप्त हो चुकी है, पर उस समय कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी, इसलिए इसको सबसे पवित्र नदी कहा गया है। और उस समय इसे नदी तमा के नाम से टर्म किया जाता था। जो सरस्वती नदी है ऋग्वेद में उसको कहीं ना कहीं नदी तमा के नाम से टर्म किया जाता था। याद रखिएगा, इस वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, ठीक है। यमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है। गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, ठीक है। गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है, ठीक है। और यमुना का उल्लेख 3 बार, गंगा का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में। कहाँ पे? 10वें मंडल में। याद रखिएगा, यमुना का उल्लेख 3 बार और गंगा का उल्लेख 1 बार मिलता है। सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है ऋग्वेद में? तो कहिएगा इंद्र का। भाई इंद्र का उल्लेख 250 यानी कि 250 बार मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, इंद्र का उल्लेख 250 यानी कि 250 बार मिलता है, ठीक है। और असतो मा शदगमय, ये कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आपको ऋग्वेद के बारे में जितनी जानकारी देनी थी वो आपको पता चल चुका होगा। आप इसका एक प्रिसाइज नोट्स तैयार कीजिए, इसको बार बार वीडियो को देखिए, आपको सारा चीज सारा कंटेंट इजी वे में याद हो जाएगा, है ना। अगर कहीं आपको डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको एक बार कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। रेगुलर बेसिस पे स्टडी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।